नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। लगातार आप देखिए बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, लेकिन इस बीच में अभी की ताजा अपडेट क्या कुछ है ये बताना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी हो गई है। श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकियों के साथ ये बड़ी मुठभेड़ हो रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आई और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर सोपोर के रामपुर जंगल में ये बड़ा एनकाउंटर शुरू हो गया है और सेना ने एक आतंकवादी को फिलहाल यहां पर मार गिराया है। श्रीनगर के हरवान इलाके के अंदर आज सुबह ही सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा कुनाल खोल लिया है। बिल्कुल, लगातार तो दोहरी चुनौतियों का सामना इस वक्त भारतीय सेना कर रही है। एक तरफ श्रीनगर के हरवान इलाके में मुठभेड़ चल रही है, दूसरी तरफ हमने देखा था कि किस तरह से सोपोर के रामपुर इलाके में भी एक आतंकी को ढेर किया गया और वहां पर भी 2 से 3 और आतंकियों की छिपे होने की आशंका नजर आई है। लिहाजा श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, वहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका नजर आई है। दूसरी तरफ सोपोर के रामपुर जंगल में भी एनकाउंटर हुआ है, वहां पर एक आतंकी ढेर किया गया है, जबकि 1 से 2 और आतंकियों की शिनाख्त करने के लिए सेना ने वहां पर डेरा डाला हुआ है। नवंबर से लेकर अब तक 8 आतंकी ढेर किए गए हैं। हर महीने हर सप्ताह लगातार जैसे जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय के दरमियान, चाहे कश्मीर का प्रोविंस हो या फिर जम्मू का प्रोविंस हो, रह रहकर जो आतंकी है वो सेना के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। लेकिन सेना भी लगातार मोर्चा संभालते हुए हर एक उस नापाक कोशिश को नेस्ता नाबूद कर देती है जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकियों के साथ एक तरफ आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी यहां पर सामने आई है। विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जबकि सोपोर के रामपुर में भी यहां पर ऐसी तस्वीर आंकड़ा सामने रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक के बदले 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंकवादियों पर कहर बनकर यहां सुरक्षा बल जो है वो टूट रहे हैं। बताते चले कि पिछले 1 साल में ही आतंकवादी जो हमले हुए उसमें 31 जवान अभी तक किस तरह से शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बदले में 172 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और एक जवान की शहादत के बदले 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। और जम्मू कश्मीर में आपने देखा जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा मुकाबला करती हुई सुरक्षा बल यहां पर ग्राउंड जीरो पर भी डटे हुए थे, लेकिन फिलहाल 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका यहां पर थी। लेकिन उस बीच में दाचिगाम और निषाद के ऊपरी इलाकों को जोड़ने वाला जो इलाका है जंगल से भरा हुआ है। सुबह 9 बजे ही यहां पर मुठभेड़ जारी हो गई थी और कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो पुलिस ने इलाके में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग खोल दी और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो सबके सामने है, क्योंकि फिलहाल एनकाउंटर लगातार वहां पर जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में पिछले 15 घंटों से ये मुठभेड़ जारी हुई है। नवंबर महीने की बात करें तो 10 दिन में ये 7वां एनकाउंटर है जो अब तक 8 आतंकी यहां पर मारे गए। बिल्कुल, तो 15 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़। इमरान नाइकू इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। इमरान, ताजा जानकारी साझा करें। सेना के सामने बड़ी चुनौती है, दूसरी तरफ श्रीनगर में भी तस्वीर सामने आई है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। दोनों ही जगह 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी इस वक्त मिल रही है। इमरान, हरवन इलाके में मिलिटेंट के छुपने की इनपुट मिली थी सिक्योरिटी एजेंसियों को, जिसके बाद इस इलाके में फॉरेन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और फॉरेन एंड सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त एनकाउंटर जारी है। और हालांकि पिछले कुछ मिनट से फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन पहले घंटे हमने देखा कि हैवी फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। और हालांकि आज संडे है और आज खासकर श्रीनगर शहर में लोगों की आवाजाही रहती है, जो कि आप भी जानते हैं। और खासकर जिस इलाके में ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है, ये एक बिजी इलाका माना जाता है, क्योंकि जो भी इस साइड के जो रास्ते हैं ये यहाँ से एक बहुत बड़ा इलाका है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी है ये। और यहाँ पे कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं, होटल्स हैं, इसी रास्ते पे हैं। और जिस जगह पे ये इस वक्त एनकाउंटर जारी है, हालांकि हरवन का
फॉरेस्ट इलाका, इसे जफरवन फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे ये एनकाउंटर जारी है। क्या अभी कोई अपडेट आपके पास आ पाई है? किस आतंकी तंजीम से हैं? फॉरेन टेररिस्ट हैं? किस तरह से लोकल हैं? कोई अपडेट आपके पास आ पाई? जी, अभी यहाँ पे किसी के मारे जाने की कोई इत्तला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले 1 घंटे काफी हैवी फायरिंग देखने को मिली दोनों तरफ से, मिलिटेंट 2 की तरफ से भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ मिनट से फायरिंग रुक चुकी है। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है ऊपर जहाँ पे ये एनकाउंटर जारी है और यहाँ से फॉग भी काफी है, धुंध काफी है, जिसकी वजह से जो है मूवमेंट भी काफी मुश्किल है यहाँ पे। हालांकि खुद यहाँ पे आईजीपी कश्मीर और श्रीनगर पुलिस के एसएसपी और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ इस एनकाउंटर में मॉनिटर खुद कर रहे हैं और खासकर ड्रोन कैमरा के जरिए यहाँ पे इसकी सर्वेलेंस की जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और आम शहरी है कि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है कि कितने आतंकवादियों के ढेर होने की खबर है, कुछ ऐसा। लेकिन अगर हम 370 के बाद का देखें तो एक ट्रेंड जरूर जम्मू कश्मीर के अंदर बदला है, जहां पर 90 के दशक से 2022 तक हजारों की तादाद में इस तरह से घटनाएं होती थी, लेकिन अब लगातार उसमें कमी आई है, जिसमें 90 से 22 के बीच में 71,982 आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों में 13,885 आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन अब 2024 है, आते आते घटनाओं में कमी आई है, लेकिन छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। देखिए, जो कश्मीर में या जम्मू के अंदर जो मिलिटेंट 2 के इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो जिस तरह से आपने कहा कि जो घटनाएं हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है कि राइट फ्रॉम 1989 हमने देखा जब कश्मीर में इंसर्जेंसी का आगाज हुआ तो इस तरीके से यहाँ एक बड़ी आर्म्स रेस शुरू हुई, जिस तरह से मिलिटेंट 2 के हमले हुए और आम लोग भी काफी मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी मारे गए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि कभी इसमें कमी हुई, कभी इसमें इजाफा देखने को मिला। और 2019 की जो आपने बात की उसके बाद जिस तरह से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को ज्यादा तेज किया गया और खासकर जो लोकल मिलिटेंट्स थे यहाँ पे उनको यहाँ पे मारा गया, जो कश्मीर वैली से ही ज्यादातर ताल्लुक रखते थे या जम्मू से ताल्लुक रखते थे। लेकिन पिछले कुछ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मुंबई में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं, जहां पर जरूरतमंदों के लिए भोजन के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की व्यवस्था भी चुनावी वादे के तौर पर बीजेपी ने आप जनता के सामने रखी है। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी का जो वादा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। इसके साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि बीजेपी ने वृद्धा पेंशन योजना 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह टीवी स्क्रीन पर। एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहाँ पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है।
इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर प्रगतियां है विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी
हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम देखिए। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर
महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपए, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्रों को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार, जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना, जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को इस वक्त आप सुन रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई कार्यालय से गृह मंत्री अमित शाह इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस संकल्प पत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से 2100 करने का वादा, 5 साल में 25 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने किया है। साथ ही साथ किसानों की कर्ज माफी का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कर दिया। बीजेपी ने साफ कहा कि यह लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। बीजेपी जो संकल्प लेकर आती है वो पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह होती है। हम जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि में तब्दील होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2014 में आपने महायुति को अपना मैंडेट दिया, 2019 में भी आपने महायुति को अपना मैंडेट दिया और 2024 में भी आप एनडीए यानी कि महायुति को ही अपना मैंडेट देना। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि 370, सीएए, एनआरसी, साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक, ये सब ऐसे वादे थे जो लगातार लोगों को लग रहा था कि सच्चाई में तब्दील नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी दृढ़ संकल्पित वादों के लिए जानी जाती है। तो देश को जिस तरह से सीएए, यूसीसी, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये तमाम चीजें सच्चाई में तब्दील होती हुई नजर आई, उसी तरह महाराष्ट्र में किए गए तमाम वादों को, संकल्पों को हम सिद्धि में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने उलेमाओं के द्वारा दिए गए एनसीपी व कांग्रेस को पत्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अलायंस, इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी जो आदिवासी हैं,
जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके हक को काट के 10% आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर पुलिस भर्ती की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए करना चाहते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अगर जरा सी भी हिम्मत है तो 2 शब्द वीर सावरकर के लिए भी बोल के दिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे को अब सोचने समझने का वक्त आ गया है कि आखिरकार वो किसके साथ खड़े हैं। वो उनके साथ खड़े हैं जो वीर सावरकर को गाली देते हैं, वो उनके साथ खड़े हैं जो राम मंदिर निर्माण व उसके औचित्य पर सवाल उठा रहे थे, वो उनके साथ खड़े हुए हैं जो आदिवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों के हकों को मारना चाहते हैं। तो तमाम बड़ी बड़ी चीजें आपने सुनी जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र की 11.5 करोड़ की जनता के सामने रख दिया है। बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े वादों के बीच जो महाविकास अघाड़ी है उसको सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। आशा, तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर 1.3 करोड़ जनसंख्या, लेकिन ज्यादातर फोकस मुस्लिम वोटर्स पर यहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से किया गया है। लेकिन उसी पर जिस तरह से आज तंज भी कसा गया अमित शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 1,91,384 करोड़ पिछली सरकारें यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जो विकास किया गया महाराष्ट्र के अंदर वो इस तरह से रहा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहां पर महायुति सरकार की बात करते हैं तो 10,15,890 करोड़ रुपए यहां पर सरकार की तरफ से खर्च किए गए, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर विकास हुआ और 11 वंदे भारत जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र के अंदर लाई गई। 128 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया। 14,000 करोड़ रुपए सीलिंग प्रोजेक्ट्स जो लाए गए उस पर खर्च किया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर लाने की बात हुई, लेकिन उस बीच में लगातार मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश जिस तरह से हो रही है, पूछा जा रहा है कि क्या आप 10% आरक्षण के साथ उलेमाओं के साथ जाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि एक बड़ा बयान जो है उलेमाओं की तरफ से भी सामने रखा गया कि जो भी आरक्षण यहां पर देगा वो उसी के पास जाने वाले हैं। लगातार मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर जातीय समीकरण यहां पर बनने वाला है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल संकल्प पत्र आज जारी कर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, गरीब और साथ ही साथ यहाँ किसानों पर फोकस किया गया है कि युवाओं के रोजगार को लेकर काम होगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम होगा, उसके साथ साथ किसानों की कर्ज माफी पर काम होगा। और साथ ही ये बताते चले कि लगातार जिस तरह से फोकस कर ही इस पूरे संकल्प पत्र को बनाया गया है, तो विश्वास जिताना बहुत जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी 3 अहम मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर काम कर रही है, जिसमें लगातार यहां पर आपने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा और पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने का मुद्दा था। अमित शाह महाराष्ट्र के अंदर चुनावी रैलियां भी यहां पर अब आप देखिए किस तरह से करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। संकल्प पत्र को जारी किया गया है। रावेर, मलकापुर, मौशी के अंदर यहां पर चुनावी रैलियां होंगी। विधानसभा चुनाव प्रचार ने एकदम से रफ्तार यहां पर पकड़ ली है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में यहां पर चुनावी रैलियां करने की जिस तरह से बात कही, क्योंकि 2019 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, क्या वाकई में 2024 के अंदर भी उन्हीं मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा ना या नहीं, ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 2019 के अंदर देखा गया था, महाराष्ट्र में जिस तरह से समीकरण बना, लेकिन इस बार महाविकास अघाड़ी यहां पर मैदान में है, कांग्रेस के साथ महायुति बीजेपी के साथ मैदान में है। इस बार कई तरह से बड़े ऐलान और दावे किए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा 2019 में, जिसमें 66 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई थी महाराष्ट्र के अंदर, जबकि कांग्रेस के पाले में सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें गई थी। उसी में 2024 की अगर हम बात करें तो विदर्भ है, पश्चिम महाराष्ट्र है, उत्तरी महाराष्ट्र है, मराठावाड़ा है, कोंकण है, जहां पर प्रमुख मुकाबले देखने को इस बार मिल सकते हैं, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कांग्रेस से बार बार सवाल कर रही है कि 370 पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर किस तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। फायदा कितना होगा ये तो फिलहाल 23 नवंबर को सामने आ जाएगा, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो न्यूज रूम लाइव में अब आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार चुनाव प्रचार को लेकर नेताओं के रैलियों का सिलसिला जारी है। झारखंड की विधानसभा की बात करें, 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी के फायरब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते नजर आएंगे। बोकारो और गुमला में पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा है। साथ ही साथ शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में भव्य रोड शो भी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीधे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रैली बोकारो में करते नजर आएंगे, दूसरी उनकी रैली दोपहर 3:15 पर गुमला में होगी और फिर शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बड़ा मेगा इवेंट के तौर पर रोड शो करते नजर आएंगे। तो 1 बजे बोकारो में चुनावी रैली, 3:15 पर गुमला में चुनावी रैली और शाम 5:15 पे रांची में पीएम मोदी का रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड की धरती से रोटी बेटी और माटी की बात करते हुए नजर आएंगे। बीते दिन हमने देखा था किस तरह से हजारीबाग में गृह मंत्री अमित शाह भी जमकर इंडिया अलायंस को घेरते हुए नजर आए थे। तमाम सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया था और आज देखना बेहद खास होगा। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक हैं तो सेफ हैं और वहां से लेकर जो माटी बेटी और रोटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से करते नजर आएंगे। तो फिलहाल झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद रैली को संबोधित पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दुमका के अंदर जिस तरह से यहां पर रैली होने वाली है, बोकारो के अंदर, गुमला के अंदर, जाहिर तौर पर साख जो है किस तरह से यहाँ पर इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में जिस तरह से लगातार अपने नुमाइंदों को उतार दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, तैयारियां माकूल तरीके से हो गई हैं, कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। जी आशा, प्रधानमंत्री आएंगे झारखंड अब से कुछ समय के बाद। बोकारो और गुमला में उनका सभा होना है। बोकारो का चंदन कियारी जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां आकर वो संबोधित करेंगे, क्योंकि चंदन कियारी में अमर बाउरी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और धनबाद एवं बोकारो के आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे। तो लगभग लाखों की संख्या में वहाँ लोग सुनने के लिए उन्हें पहुंचे हैं। गुमला जाएंगे, गुमला के बाद जब यहाँ रांची आएंगे तो रांची में वो रोड शो करेंगे। 5:15 से उनका रोड शो शुरू होगा। लगभग 2.5 किलोमीटर का उनका रोड शो है। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। 4000 अतिरिक्त जो है पुलिस वहां बुलाई गई है ताकि किसी तरह की चूक ना हो। तो अगर आप देखें चुनाव के दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है और वो लगातार जहां भी जा रहे हैं। हम बात करें मनीष, बोकारो की धरती को प्रधानमंत्री की रैली के लिए चुनना भी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2019 और 2014 को देखें तो यहां पर बड़ा मिक्स रिएक्शन निकलकर सामने आया था। लिहाजा बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी एक विधानसभा सीट पर एक 0.1% एरर रह जाए। लिहाजा उन इलाकों को चुना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के माध्यम से, जहां पर एक तीर से कई निशाने साध लिए जाएं। यानी बोकारो की एक रैली और उसके आसपास के कम से कम दर्जन भर विधानसभाओं पर उसका इंपैक्ट। बिल्कुल कुणाल, उनका लक्ष्य यही रहता है कि वो जहां भी जाएं आसपास के इलाके को मोदीमय कर दें। हालांकि अगर हम बात करें चंदन कियारी का, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी के ही वाकई नेता उनके साथ चुनाव में उतरे हैं। तो जहां भी उन्हें कमजोरी नजर आती है, जहां लगता है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वहां कमजोर पड़ रहे हैं, वहां स्वयं नरेंद्र मोदी आते हैं और आके जनसभा को संबोधित करते हैं। और इससे माहौल पर भी असर पड़ता है कुणाल। यदि पहले का माहौल आप इंडिया गुमला सीट की भी बात हो रही है, वहां पर भी आप देखिए किस तरह का संबोधन रहने वाला है। 2019 के मुकाबले की अगर हम बात करें, इस बार 2024 का मुकाबला तो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस बार खेलने की कोशिश कर रही है। 2019 में 67,416 वोट यहां पर झामुमो की तरफ से लिए गए थे, जो कि जेएमएम की तरफ से यहां पर भूषण तिर्की को मैदान में उतारा गया था। और बीजेपी की तरफ से जो मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर मैदान में यहां पर मिसिर कुजूर जो है वो रहे थे और 59,749 वोट इन्होंने लिए थे। लेकिन ज्यादातर दबाव जो है नोटा का भी देखा गया था इस गुमला सीट पर, 3,266। इस बार का समीकरण आप गुमला सीट पर किस तरह का देख रहे हैं, क्योंकि ताकत तो जेएमएम ने झोंकी है, बीजेपी ने भी झोंकी। बिल्कुल आशा, इस बार का अगर आप समीकरण देख
ठीक है, शायद मनीष गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों समझाने में लगे हैं कि आप चूकते हैं तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जिसे आप नहीं चाहते वो हावी हो जाएंगे। तो इस बार नोटा पर कम ही चांस है कि वोट पड़ेगा, या तो इंडिया गठबंधन या तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करते लोग नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमलावर हैं। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन का, जिसके भी स्टार प्रचारक के रूप में उभरी हैं अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे से विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो लगातार मोर्चा संभाल रही है। उसी तरह से राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो जा रहा है। तो लगातार ये लोग भी दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अमित शाह इन लोगों का भी दौरा, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी यहाँ दौरा कर रहे हैं। तो कसर नहीं छोड़ने के पक्ष में है। दोनों गठबंधन में से किसी की ओर से थोड़ी भी चूक ना हो जाए, इसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। हाँ ठीक है मनीष, जिस तरह से बार बार अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बोकारो की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पर किस तरह का समीकरण इस बार बनने वाला है? समीकरण बनेंगे कि बिगड़ेंगे? 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग दिख रहा है। उस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वो लगातार अपने विकास के बातें पर जा रहे थे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जितनी विकास झारखंड में हुई है वो काबिले तारीफ है, परंतु जनता ने उसे नकार दिया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लाठीचार्ज हुए थे पत्रकारों के ऊपर, आंगनबाड़ी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बोकारो और गुमला का समीकरण क्या कुछ रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश आपको लिए चलेंगे, जहां पर देखिए उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से वहां पर भी सियासी सरगर्मी आप तेज हो चुकी है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावों में जुटे हुए हैं, रैलियां यहां पर भी शुरू कर दी गई है। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चुनावी रैलियां की जाएंगी। प्रयागराज, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर में यहां पर यह रैली होगी। और कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा को घेरने की कोशिश करते रहे और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर यहां सवाल खड़े कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी कर दिए गए हैं और यूपी उपचुनाव की तैयारियां अब तूल पकड़ती जा रही है, तेज होती चली जा रही है। सभी दल चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार आप देखिए 9 सीटों पर बढ़त किस तरह से बनाई जाए उस पर फोकस किया गया है। लगातार यहां पर चुनावी रैलियां होने वाली हैं, लेकिन कहां पर ये चुनावी रैलियां होने वाली हैं वो जल्दी जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि अंबेडकर नगर के कठेरी में भी सुबह 11:55 पर पहली रैली यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। इस तरह से पूरी डिटेल जो है वो साझा की गई थी। और उनके साथ ही मिर्जापुर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से लगातार बड़ी अपडेट रखी गई थी। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर, आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। श्रीनगर के बाद किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। बड़ी खबर, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां अब तक लगातार सेना 2 मोर्चे पर कमान संभाल रही थी। अब तीसरी खबर, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन एक के बाद एक 3 अलग अलग लोकेशन पर चल रहा है। श्रीनगर के बाद किश्तवाड़ में भी सेना की मुठभेड़ आतंकियों के साथ चल रही है। तो चाहे बात हम श्रीनगर की कर ले, बात हम सोपोर की करें, और अब बात हम यहां पर तीसरी लोकेशन की कर रहे हैं, जहां पर सेना का बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ एक के बाद एक 3 अलग अलग लोकेशन। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किश्तवाड़ के अंदर भी अब मुठभेड़ जारी हो गई है। और साथ ही साथ बताते चले कि श्रीनगर के हानवार इलाके में सबसे पहले आपने सुबह अपडेट देखी कि किस तरह से वहां से 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आई। उससे पहले बारामूला के सोपोर के रामपुर इलाके के अंदर रात में ही एनकाउंटर शुरू हो गया था, जहां पर आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर सामने आई। लेकिन फिलहाल श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर, अब किश्तवाड़ के अंदर भी एनकाउंटर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले भी किश्तवाड़ के अंदर लगातार कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि किश्तवाड़ के अंदर सामने आया हो। इससे पहले भी किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है। गांव रक्षा समिति यानी कि बीडीजी के साथ आपने देखा किस तरह से यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल ये बताते चले कि यहाँ पर अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। किश्तवाड़ के अंदर भी लगातार मुठभेड़ जारी है, सोपोर के अंदर कल से ही मुठभेड़ जारी है। और इस बीच में श्रीनगर के भी इलाके के अंदर हानवार इलाके की बात करें तो वहां
वहां पर भी आतंकियों ने अपना मोर्चा किस तरह से खोला, लेकिन नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल डटे हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से किश्तवाड़ के अंदर की अब घटना सामने आ रही है, अब खंगालना ये बहुत जरूरी है कि आखिर किश्तवाड़ के कौन से वाले इलाके के अंदर ये मुठभेड़ शुरू हो गई है, क्योंकि श्रीनगर के बाद अब आतंकियों का रुख जो है वो किश्तवाड़ की ओर हुआ है। जम्मू डिवीजन का इलाका है, पहले कश्मीर संभाग के अंदर इस तरह से घटनाएं एक एक करके सामने आ रही थी। नवंबर में 8 यहां पर आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं कश्मीर के अंदर। जिस तरह से घटनाएं पेश आई, जिसमें नवंबर 2024 की बात करें तो लगातार आप देखिए श्रीनगर के खान्यार में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, 2 नवंबर की ये बड़ी घटना, लेकिन उस बीच में लगातार ये आंकड़ा किस तरह से बढ़ता चला गया। अब किश्तवाड़ के अंदर से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर समझना ये बहुत अहम है कि 370 जाने के बाद बौखलाहट या फिर नई सरकार बनने के बाद ये बौखलाहट, और जिस तरह से भारी तादाद में इस बार बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद ये बौखलाहट। 6 नवंबर को भी आप देखिए किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। 8 नवंबर को बारामूला के सोपोर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। 8 नवंबर को ही बारामूला के जिस तरह से सोपोर में ये बड़ी घटना होती है, उसके बाद एक एक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर को भी बारामूला के अंदर आप देखिए किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश, जिसमें एक फॉरेन टेररिस्ट को मारने की खबर भी सामने आई थी। लेकिन फिलहाल आपने देखा संवाददाता की तरफ से श्रीनगर में हांडवार इलाके के अंदर जो मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर यह बताया गया कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि उस पर नहीं की गई है कि कौन सी तंजीम से ताल्लुक रखता है, कितने लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। ग्राउंड से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पूरे इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों की 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़, 15 घंटे के अंदर तीसरी बड़ी मुठभेड़, जहां पर नवंबर महीने में 10 दिन के अंदर 8वां एनकाउंटर और अब तक कुल 8 आतंकी मारे गए। कुपवाड़ा का सीधा रुख कर रहे हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ताजा खबर निकलकर सामने आई है जहां पर सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय, ताजा जानकारी ग्राउंड जीरो सर साझा करें प्लीज। जी कुणाल, देखिए ये जो एनकाउंटर हुआ है ये किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में हो रहा है। जो हमारे पास अभी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं, बताया जा रहा है कि जो 2 दिन पहले बीडीजी सदस्यों का अपहरण करके उनकी हत्या करने वाला जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं उस तरफ मूव कर गया था और कोशिश लगातार उनका पीछा कर रही थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी सुरक्षा बल ड्रॉप किए गए थे और बहुत मुमकिन है कि शायद उसी ग्रुप के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन अभी तक क्या सिचुएशन वहां पर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता चल चुका है कि उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। तो फिलहाल अजय, जिस तरह से किश्तवाड़ का ये इलाका बताया गया है, कौन से वाला इलाका है, कितने आतंकवादियों के छिपे होने की वहां पर संभावना जताई जा रही है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किस तरह से किया गया है, ताजा अपडेट कीजिएगा। देखिए आशा, ये जो कोंतवाड़ा में जहां अपहरण हुआ था बीडीजी सदस्यों का, तो उसके साथ पीछे जो इलाका पड़ता है दोडा के साथ बॉर्डर करता है, तो वहां से एक ट्रैक पूरा जो जाता है किश्तवाड़ से होते हुए अंतनाग की तरफ, छात्रों अंतनाग की तरफ जाता है। तो ये वही ट्रैक बताया जा रहा है कि आतंकियों ने हत्या करने के बाद वही ट्रैक दिया था और जिसके बाद लगातार सुरक्षा बल इनके पीछे चल रहे थे। हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस को ड्रॉप किया गया था और आज बताया जा रहा है आज सुबह उनके साथ कांटेक्ट हुआ है, लेकिन कितना सफलता होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार उनका पीछा करने की वजह से ये कांटेक्ट। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अनंतनाग के अंदर भी पहले आपने देखा घटना पेश आई, उसके बाद सोपोर बारामूला के अंदर देखी गई, श्रीनगर के अंदर देखी गई, ऐसा तो नहीं है कि उसी रूट का इस्तेमाल करते हुए किश्तवाड़ के अंदर एंट्री की गई हो? जी बिल्कुल, देखिए जो रिसेंट मिलिटेंट जो अनंतनाग में मारा गया था उसमें से एक जो मिलिटेंट था वो बताया जा रहा था कि वो जो देखा डोडा में आपकी। बिल्कुल, तो लगातार सेना एक के बाद एक 3 इलाकों में मोर्चा संभाले हुई है। जैसे जैसे अपडेट आएंगी तमाम दर्शकों को आगे सूचित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जाने।